आज हम बात करेंगे लवक की, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड की जब हम बात करते हैं लवक की, तो लवक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको देखने को मिलता है सेल के अंदर। सेल के अंदर ये ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, यानी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एक आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, उसी प्रकार से आपका जो प्लास्टिड है ये भी एक तरीके से आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली से आबद्ध अंगक। और इस कोशिका अंगक को हम सेल के अंदर इजीली माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका में इसका अध्ययन किया जा सकता है, यानी इजीली ऑब्जर्वेबल है, आसानी से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। सेल के अंदर आपको आसानी से ये मिल जाएगा, यानी बड़ा कोशिका अंगक है, दोहरी झिल्ली से आबद्ध इसकी संरचना आपको देखने को मिल रही है। और ये भी एक तरीके से अर्ध स्वायत्तता रखता है, जिस प्रकार से आपका माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्तता यानी सेमी ऑटोनोमस एबिलिटी, जिस प्रकार से आपको माइटोकॉन्ड्रिया की देखने को मिल रही थी, इसी प्रकार से आपको जो लवक है, प्लास्टिड है, इनकी भी आपको अर्ध स्वायत्त प्रकृति आपको देखने को मिलेगी। अर्ध स्वायत्त प्रकृति होती है। अब अर्ध स्वायत्त प्रकृति क्यों है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, क्योंकि इनमें अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली हमारे जो सेल में सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है और वो खुद के लिए प्रोटीन बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं, तो इनमें खुद का प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है और खुद के राइबोसोम हैं। तो उनका यूज़ करके ये अपने लिए एक तरीके से प्रोटीन बनाने में कैपेबल हैं। कुछ प्रोटीन, पूरा एक तरीके से सभी प्रकार के प्रोटीन बनाने में भी कैपेबल नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटीन बनाने में ये कैपेबल हैं, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल यानी अर्ध स्वायत्त अंगक हम इनको कंसिडर करते हैं। लवकों की अगर बात की जाए तो लवक आपको विभिन्न प्रकार के लवक आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे लवकों को वर्गीकृत करने के लिए हम जो रंजक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति या टाइप के आधार पे हम लवकों को मेनली 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई हम करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लवकों के टाइप को हम डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो ये एक कोशिका अंगक है जो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसकी जो प्रकृति आपको देखने को मिल रही है वो आपको अर्ध स्वायत्त प्रकृति आपको देखने को मिल रही है। लवकों के प्रकार, यानी ये जो प्लास्टिड है इसके टाइप्स क्या हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के प्लास्टिड आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली 3 टाइप्स के प्लास्टिड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे उनमें आपको किस किस टाइप के पिगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आधार की। तो आधार क्या है? आधार है पिगमेंट की उपस्थिति, वर्णकों की
उपस्थिति के आधार पे वर्णक क्या है, जैसे आपने एक पिगमेंट, एक वर्णक आपने डिस्कस किया होगा, क्लोरोफिल वर्णक। तो क्लोरोफिल वर्णक एक क्या है, पिगमेंट है, और ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, और वो अलग अलग टाइप के जो आपके प्लास्टिड है उनमें आपके एग्जिस्ट करते हैं, और इस आधार पे हम उनको एक अलग एक तरीके से डोमेन हम कंसिडर करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के पादप आपने देखे होंगे, रंग बिरंगी एक तरीके से उनमें आपने पंखुड़ियाँ देखी होगी, फ्लोर आपने देखे होंगे, पुष्प, और भी डिफरेंट कलर के पैटर्न उनमें आपने ऑब्जर्व किए होंगे। तो ये जो कलर वगैरह प्लांट को जो मिल रहा है, या कलरफुल ये जो अपेयरेंस आ रही है, इनके लिए आपके जो वर्णक है, प्लास्टिक है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ साथ आप देखते हो कि जितने भी अर्थ के ऊपर प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, लगभग उन सभी का जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है। तो ये जो ग्रीन अपीयरेंस आपको जो देखने को मिल रही है, ये भी इन्हीं पिगमेंट, इन्हीं प्लास्टिड में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उनकी वजह से ये अपीयरेंस आ रही है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपसे ये मिस्टीरियस क्वेश्चन अगर आपसे किया जाए कि पादपों का रंग हरा क्यों होता है ना, तो इसका मतलब यही है कि पादपों में आपको क्लोरोफिल वर्णक आपको देखने को मिल रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से जो प्लांट होते हैं उनका रंग आपको कैसा देखने को मिलता है, हरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम इन्हीं पिगमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे पहले हम बात कर सकते हैं आपके सामने क्रोमोप्लास्ट की हम बात कर सकते हैं बेटा जी। क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में आपको वसा में घुलनशील विभिन्न प्रकार के कैरोटिनॉइड्स, जैसे कैरोटीन हैं, ज़ेनथोफिल हैं, इस प्रकार के पिगमेंट वर्णक आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वसा में इसमें वसा घुलनशील वर्णक जैसे कैरोटिनॉइड्स, जैसे कैरोटीन, वे ज़ेनथोफिल पाए जाते हैं। कैरोटीन है, ज़ेनथोफिल है, इस प्रकार के वर्णक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और इन वर्णकों की उपस्थिति की वजह से जो पादप के जो विभिन्न जो पार्ट हैं, पादप के जो विभिन्न भाग हैं, वो येलो, रेड, ऑरेंज, इस प्रकार के जो ब्राइट कलर होते हैं, वो इन पिगमेंट की वजह से एक तरीके से अपीयर हो रहे हैं। यानी यह पादपों के विभिन्न भागों को पीला, हरा, लाल व नारंगी रंग प्रदान करते हैं। तो ये जो पादप के विभिन्न भाग होते हैं, उन भागों को पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार के जो ब्राइट कलर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इन पिगमेंट्स की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की वजह से अपीयर होते हैं, है ना। तो ये एक प्लास्टिड का टाइप आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट वाली जो प्लास्टिड हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट आपका मेन प्लास्टिड आपको देखने को मिल रहा है प्लांट में, जो प्लांट की ऑटोट्रॉफिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाने में केपेबल हैं, क्योंकि इनमें जो एनवायरनमेंट में आपको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं,
इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके सनलाइट के प्रेजेंस में इसको ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में कैपेबल है। यानी सन से जो सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी का यूज़ करके ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे और सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको ये बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर करेंगी, है ना। तो कुल मिला के क्लोरोप्लास्ट आपके ऐसे ऑर्गेनल हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे ये क्या है, आपने जैसे आपने एंटीना आपने देखे होंगे, या आपने जो डिश वगैरह के लिए जो छतरियाँ जो होती है ना, टीवी चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आपने देखी होगी। तो उनमें इस प्रकार का एरिया होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से किसी रेंज को क्या कर रही है, एक तरीके से उसे रिसीव कर रही है ना। तो इसी प्रकार से ये जो सन से जो लाइट एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को ये क्या करती है, ट्रैप करती है, कैच करती है, और फिर हम उसका यूज़ करके फूड का फॉर्मेशन यहाँ पे इन प्लांट्स के इन सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल भी कैरोटीनोइड वर्णक पाए जाते हैं। और मेन जो पिगमेंट है इसमें है क्लोरोफिल। और ये क्या करते हैं, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और फिर इस एनर्जी को यूज़ करके ये इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये कन्वर्ट करेंगे और इस एनर्जी को ये बॉन्ड की फॉर्म में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो ये एक एक्टिविटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है लवकों की। सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया है और क्लोरोप्लास्ट में जो आपको पिगमेंट देखने को मिल रहे हैं ये वसा में घुलनशील है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरोटीनोइड्स हैं, जैसे कैरोटीन है, ज़ेनथोफिल हैं, ये इसमें मेनली आपको देखने को मिलेंगे। और इनके प्रेजेंस की वजह से या क्रोमोप्लास्ट में इन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से पादपों के जो विभिन्न भाग हैं उनमें आपको पीला, हरा, लाल, नारंगी इस प्रकार का रंग आपको अपेयर होगा। दूसरा जो आपका प्लास्टिडे है वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में आपको मेन जो पिगमेंट देखने को मिलता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट आपको देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट में लाइट एनर्जी को कैच करने की, उसको ट्रैप करने की एबिलिटी है और इसी एबिलिटी की वजह से जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करने में कैपेबल हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने तीसरे प्रकार की प्लास्टिड की, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक अनुपस्थित होते हैं। वर्णक अनुपस्थित होते हैं, अतः यह रंगहीन है। अतः यह रंगहीन होते हैं। इनका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी इनका रंग नहीं होता है। इनका जो रंग होता है वो हरा होता है। और क्रोमोप्लास्ट का रंग किस प्रकार के, उसमें केराटिनोइड ज़ेनथोफिल का कंपोजिशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि ये एक तरीके से येलो कलर के होंगे या ऑरेंज कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे। तो इनकी अपीयरेंस ज़ेनथोफिल, केरोटीन और इस प्रकार के जो केराटिनोइड्स हैं उनके कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन जब हम ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करेंगे तो ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये पिगमेंट यानी वर्णकों के आधार पर ही किया है। तो इनमें जो वर्णक है वो अलग प्रकार के हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक आपको देखने को मिल रहा है और ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक अनुपस्थित होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन की अगर बात की जाए कार्य की, तो इसका कार्य क्या है? कार्य आपको देखने को मिल रहा है भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण, यानी जो फूड है उसका ये उसको स्टोर करने का ये काम करता है। और डिफरेंट टाइप के जो आपके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कोशिकाओं के जो मुख्य घटक है, जैसे हम प्रोटीन की हम बात करते हैं, लिपिड की हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्टोरेज ये क्या करता है? इंश्योर करता है ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हम डिस्कस कर लेंगे। या पहले हम ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट, इसके डायग्राम, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट के टाइप। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से अभी जो हमने कंटेंट डिस्कस किया है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हो सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो जो लवक हैं, जो प्लास्टिड हैं, इनको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। या आपके एक सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका भी एक ये टाइप है। ये दो क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे सीधे फ्रेम हो रहे हैं। उसके बाद जो प्लास्टिड होते हैं उनका वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनमें किस प्रकार के पिगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। पिगमेंट के आधार पे, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पे हम यहाँ पे प्लास्टिड को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वो कौन सा प्लास्टिड हैं जिसमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं, या वो कौन सा प्लास्टिड हैं जो रंगहीन होता है, तो हम बोलेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट, है ना। वो कौन सा प्लास्टिड है जो फूड के स्टोरेज का काम करता है, भोजन के संग्रहण का काम करता है, तो हम बोलेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट। अब आपसे पूछे कि वो कौन सा प्लास्टिड है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप या केच करने की एबिलिटी रखता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे यहाँ से फ्रेम होते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में या किसी अदर मैनर में, तो ये सारे अटेंड करने में आप कैपेबल हो। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर बेटा जी। ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट भी आपको यहाँ पे 3 प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो तीनों प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हम यहाँ पे थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलियोप्लास्ट की हम बात करेंगे, एल्यूरोप्लास्ट की हम बात करेंगे, अमाइलोप्लास्ट की हम बात करेंगे। अमाइलोप्लास्ट ये भी एक ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। इलियोप्लास्ट ये भी एक आपके ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों टर्म आपकी क्लियर होने चाहिए कि इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट ये क्या है ना। अमाइलो, इलियो और एल्यूरोप्लास्ट 3 प्रकार के आपको यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिल रहे हैं। और ये 3 प्रकार हमने किस आधार पे डिसाइड हमने किए हैं? तो संग्रहित पदार्थों के आधार पर, यानी इनमें किस प्रकार के पदार्थों का, मटेरियल का स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है, इस आधार पे हमने ल्यूकोप्लास्ट को 3 भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइलोप्लास्ट की, और एमाइलोप्लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। सेकंड हम बात कर सकते हैं इलियोप्लास्ट की, और इलियोप्लास्ट में आपको वसा और तेल का संग्रहण देखने को मिलता है। वसा व तेल का
संग्रहण। और तीसरे पॉइंट पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एल्यूरोप्लास्ट की, और इसमें आपको प्रोटीन का संग्रहण देखने को मिलता है, यानी प्रोटीन का स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है। अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, और तीनों प्लास्टिड के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के पदार्थों का यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है। यानी जब हम बात करेंगे आपके सामने अमाइलोप्लास्ट की, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज देखने को मिलेगा। इलियोप्लास्ट के अंदर वसा और तेल का संग्रहण आपको देखने को मिलेगा, और अमाइलोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन का संग्रहण देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेज द कॉलम टाइप का क्वेश्चन भी हम यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे एक तरफ हमने प्लास्टिड के टाइप्स हमने दे दिए, दूसरी तरफ हमने उनके फंक्शन हमने दे दिए। तो अब हम यहाँ से एक अच्छा मेज द कॉलम टाइप का क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉल में है, याद है, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेंड करने में आप कैपेबल हो। और याद आपको क्या रखना है कि ये जो सबसे पहले ल्यूकोजोप्लास्ट है, इसका हम वर्गीकरण या इसके जो प्रकार है, ये हम किस आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। तो इनमें किस प्रकार के पदार्थों का संग्रहण आपको देखने को मिल रहा है, ये हमने आधार लिया है। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम एज स्टोरेज मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलेगा, इलियोप्लास्ट में वसा और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। और ये सारे पॉइंट बड़ा जी आपके इंपॉर्टेंट है, और इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद आप कर लेना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं उनके ऊपर, कि एनसीईआरटी क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बोल रही है। क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल वर्णक आपको देखने को मिलता है, और ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से हम इसका यूज़ करके जो फूड है उसका फॉर्मेशन हम करते हैं। अब ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, किस प्रकार से जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है जैसे CO2 है, H2 है, उनका यूज़ कर रहा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो एनर्जी आ रही है उसका यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा एक कंप्लीट चैप्टर है, उसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो डिटेल में ये सारी प्रोसेस को हम समझेंगे। फिलहाल हम इतना याद रख सकते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये ऑर्गन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और क्लोरोप्लास्ट का जो आकार है उसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो आपको देखने को मिल रही है 5 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो आपको देखने को मिल रही है 2 से 4 माइक्रोमीटर के आसपास। तो ये दोनों एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनका आकार हमने डिस्कस किया है। अब इनकी संख्या के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट की संख्या। तो संख्या भी आपकी वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, कुछ कोशिकाओं के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो 1 भी हो सकती है, कहीं पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक ही सेल में आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी का ही एक डाटा है, क्ले माइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसमें इसकी कोशिका के अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से एक मेजोफिल सेल की जब हम बात करें, मध्य उत्तकी कोशिका, उसमें आपको
20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट आपको एक साथ एक ही कोशिका में देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या प्लांट टू प्लांट या सेल टू सेल क्या हो रही है, बदल रही है। क्या समझ रहे हो? यानी कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या है वो परिवर्तनशील होती है। और मेजोफिल या मध्योत की कोशिकाएं क्या हैं? तो जो नॉर्मल आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, और पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं मध्योत की कोशिकाएं। और उनमें जो क्लोरोफिल का जो नंबर होता है वो आपको हाई देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमने कहा कि एक ही कोशिका में 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को मिल रहे हैं मध्योत की कोशिकाओं के अंदर। इसी प्रकार से एक फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं आकृति से संबंधित। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी आकृति भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, परिवर्तित मतलब विभिन्न प्रकार की आकृति हमको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की देखने को मिलेगी प्लांट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे गोलाकार भी हो सकते हैं, ये अंडाकार भी हो सकता है, ये डिस्क के आकार का भी हो सकता है, ये रिबन के आकार का भी हो सकता है, ये लेंस आकार के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न आकार के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में, अलग अलग प्रकार की एल्गीज में। गोलाकार, स्फेरिकल, अंडाकार यानी ओवल, ओवल शेप भी आपको देखने को मिलेगी इसकी। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्क आकार के भी आपको देखने को मिलेंगे, लेंस आकार की, और रिबन आकार के। तो ये विभिन्न आकृति वाले क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में। और मेनली जो आपको क्लोरोप्लास्ट की शेप में जो आपको डाइवर्सिटी या जो वेरिएशन आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एल्गीज के अंदर। एल्गीज के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो शैवाल जो होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो विभिन्न आकृतियों का आपको देखने को मिलता है। और आगे जब हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम उन एल्गीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट की संख्या में भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट की आकृति में भी विभिन्नता पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट का जो आकार है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद में रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो आपको 5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो आपको 2 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में देखने को मिल रही है। तो ये हमने एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट या प्लास्ट से रिलेटेड जो अभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमने कवर कर ली है। अब हम थोड़ी सी संरचना के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअल में ये क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है ना, और इसकी संरचना से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। और इसके बाद एक तरीके से इस कंसेप्ट को हम यहाँ फिनिश करेंगे बेटा। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट की संरचना के ऊपर। और जाहिर सी बात ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यहाँ पर भी आपको डबल मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की इस प्रकार से, और इसमें आपको डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है, थैलीनुमा संरचनाएं, चपटी थैलीनुमा संरचनाएं। इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं थाइलेकोइड। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, इन लैंग्वेज की फॉर्म में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये एक टाइपिकल जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे आउटलाइन के तौर पे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बाहरी झिल्ली आपको देखने को मिल रही है, बाहरी झिल्ली। और बाहरी झिल्ली आपकी अधिक पारगम्य होती हैं, अधिक अधिक पारगम्य। और इसके अंदर
ये जो झिल्ली है इसे हम बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली होती है कम पारगम्य, यानी बाहरी झिल्ली से जो पदार्थ है वो इजीली आर पार एक तरीके से जा सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आंतरिक झिल्ली की, तो आंतरिक झिल्ली से जो पदार्थ है वो आसानी से आर पार नहीं जा सकते, यानी इसकी जो पारगम्यता होती है वो कम होती है ना। ये थोड़ा सा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन है, फोकस्ड पॉइंट है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये इसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना क्या है? ग्रेना में आपको बहुत सारी यूनिट्स आपको देखने को मिल रही है, जैसे एक यूनिट आपको ये देखने को मिल रही है। इस यूनिट के लिए हम टर्म यूज करते हैं थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड क्या है? ये एक चपटी थैलीनुमा संरचना है, चपटी थैलीनुमा संरचना है। यानी थाइलेकोइड क्या है? थाइलेकोइड एक चपटी थैलीनुमा संरचना है, और इस प्रकार के बहुत सारी थाइलेकोइड्स जब एक समूह में एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, तो रिजल्ट में ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसे हम बोलते हैं ग्रेना। यानी ये क्या है? ये थाइलेकोइड का समूह है, थाइलेकोइड का समूह जो एक दूसरे पर व्यवस्थित होती हैं। थाइलेकोइड का समूह है जो एक दूसरे पर व्यवस्थित है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, और एक तरीके से एक श्रृंखला बन रही है, एक यहाँ पे स्टिक बन रहा है, और इसके लिए हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं ग्रेना। तो ग्रेना में आपको बहुत सारे थाइलेकोइड्स आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं, और ये सारी थाइलेकोइड्स मिलके एक ग्रेना बना रही हैं। और यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रही है, जैसे एक ग्रेना आपकी ये है और दूसरी ग्रेना ये है, ये सेकंड ग्रेना है और ये फर्स्ट ग्रेना है। इन दोनों ग्रेना के कनेक्ट करने वाले जो थाइलेकोइड्स हैं उनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज करते हैं, स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा लेमिला। तो स्ट्रोमा लेमिला क्या है? स्ट्रोमा लेमिला, तो स्ट्रोमा लेमिला क्या है? स्ट्रोमा लेमिला वो थाइलेकोइड हैं जो दो ग्रेना को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं, यानी थाइलेकोइड जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ती हैं, उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं स्ट्रोमा लेमिला। तो स्ट्रोमा लेमिला वो थाइलेकोइड हैं जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करेगी, उसके लिए हम स्ट्रोमा लेमिला स्पेसिफिक टर्म हम यूज कर रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि थाइलेकोइड क्या है, तो हम बोलेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में चपटी थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें क्लोरोफिल, वो जो हम क्लोरोप्लास्ट में बोल रहे थे कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट इन्हीं थाइलेकोइड के अंदर एक तरीके से स्टोर रहता है, जिनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। और इन्हीं में क्या है? एक तरीके से लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की, कैच करने की एबिलिटी है। तो ये सब हमने एक तरीके से स्पेसिफिक कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं। अब एक दो जनरल कंपोनेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस नहीं किए थे। जैसे यहाँ पे आपको एक राइबोसोम देखने को मिलेगा, 70S राइबोसोम,
और ये 70s राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फूड का स्टोरेज भी देखने को मिलता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च कणिकाएं भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, है ना। तो ये जो संरचना हमने डिस्कस की है, ये हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना डिस्कस की है, और लैंग्वेज की फॉर्म में यही सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, बताई हुई है ना। तो थोड़ा सा इनिशियली अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है, एक बाहरी है, एक आंतरिक है। आंतरिक जो झिल्ली है उसकी पारगम्यता क्या है, कम है। वो इजीली एक दूसरे से आसानी से पदार्थों के आदान प्रदान को रोकती है। इसके अंदर आपको थाइलेकोइड्स देखने को मिलती है, जो चपटी थैलीनुमा संरचनाएं हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक भरा रहता है। और ये बहुत सारी थाइलेकोइड्स जब एक दूसरे के साथ ऊपर एक समांतर एक तरीके से ऊपर व्यवस्थित होती हैं तो एक बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, और उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ग्रेना। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर नंबर ऑफ ग्रेना आपको देखने को मिलेगी, और दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने वाली जो थाइलेकोइड है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्टोमा लेमिला। इसी के साथ साथ यहाँ पे 70s राइबोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। इसमें स्टार्च ग्रान्यूल्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कुछ और बेसिक फीचर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। तो हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हमने डिस्कस कर लिया है। क्लोरोप्लास्ट की आकृति, आकार और संख्या से संबंधित हमने जो एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, तथ्य हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। एक थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, और इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी किसने दी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिन मार्गुलिस नाम के एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये थ्योरी 1967 में इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो देखने को मिल रहे हैं वो एक्चुअल में सेल ऑर्गेनल नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो इन यूकैरियोटिक सेल के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के तहत एक तरीके से प्रेजेंट है। यानी इन्होंने कहा कि जैसे ये कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल थी जो बड़े आकार की थी, ये कोई दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल थी छोटे आकार की। तो इस बड़े आकार वाली प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया, इस छोटे आकार वाली प्रोकैरियोटिक सेल को निगल लिया। तो इस बड़े आकार वाली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये छोटे आकार वाली प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गई, सेटल हो गई इस प्रकार से। अब दोनों में क्या है, जैसे हम नेचर के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम डिस्कस करते हैं, हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ एक तरीके से सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे एक वेल नोन एग्जांपल आप डिस्कस करते हो लाइकेन, है ना, जिसमें शैवाल और कवक एक साथ सर्वाइव करते हैं। शैवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है लाइकेन, शैवाल की रिक्वायरमेंट को कवक पूरी करता है, और कवक की जो आवश्यकताएं हैं उनको शैवाल पूरी करता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दो अलग अलग साइज के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो
एक का जो साइज है वो बड़ा है। तो ये जो बड़े साइज का जो ऑर्गेनिज्म है, ये इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर दूसरे प्रकार के जो शिकारी हैं उनसे क्या है, ये एक तरीके से बचा हुआ है क्योंकि इसका आकार बड़ा है। तो बड़े आकार के ऑर्गेनिज्म को इजीली कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको शिकार नहीं बना सकता। तो इसको, इसके बड़े आकार ने इसको क्या दी है, सुरक्षा दी है। लेकिन इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है, बड़े आकार के ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये जो छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की एबिलिटी है क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन करने की क्षमता है। देखो, श्वसन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है अवायवीय, एक होता है वायवीय। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो हम बोलेंगे कि ये वायवीय है, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो हम बोलेंगे कि श्वसन कैसा है, अवायवीय है। तो अगर इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम श्वसन कर रहे हैं तो उस श्वसन को हम बोलेंगे कि ये वायवीय श्वसन है ना। तो यहाँ पे ये जो बड़े आकार का ऑर्गेनिज्म है ये अवायवीय श्वसन करता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति को ये यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो छोटा ऑर्गेनिज्म है ये वायवीय श्वसन करता है। और जाहिर सी बात है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, दोनों में हम एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ते हैं तो उससे सिर्फ 2 एटीपी हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जब इसी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 32 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा एक तरीके से बेनिफिशियल कौन सा है, वायवीय श्वसन है। लेकिन यहाँ पे बड़े आकार का ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन श्वसन चल रहा है अवायवीय। यहाँ पे छोटा ऑर्गेनिज्म है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन श्वसन कैसा चल रहा है, वायवीय। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बन रही है, यहाँ पे एनर्जी कम बन रही है। ये बड़े आकार की वजह से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम है, लेकिन ये छोटे आकार की वजह से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। इसको जो इसकी सराउंडिंग में दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो एज ए फूड कंज्यूम कर लेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, इसका शिकार कर लेंगे। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एसोसिएशन बना रहे हैं। यानी ये जो बड़े वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये इसको क्या कर लेगा, ये इसको अंदर इनगल्फ कर लेगा और इसको क्या कराएगा, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को इससे क्या बेनिफिट है, इसको मिल रहा है प्रोटेक्शन। और बड़े वाले ऑर्गेनिज्म को इससे क्या बेनिफिट है, जाहिर सी बात है ये छोटा वाला ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, छोटा वाला ऑर्गेनिज्म वायवीय श्वसन करेगा और एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 32 एटीपी बनाएगा। और इस बड़े वाले ऑर्गेनिज्म की यही रिक्वायरमेंट है कि इसको बस एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये हमेशा छोटे ऑर्गेनिज्म को अपने साथ कैरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल कर रहा है। इसके बिना ये अपनी एक तरीके से एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा नहीं कर सकता है ना। तो जो लेन मर्गुलिस हैं उन्होंने कहा कि एक यूकैरियोटिक सेल, जैसे ये क्या है आपकी एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें जो आपको ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके साथ में इन दोनों ने क्या कर लिया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लिया है। हाँ, समझ में आया है कि जो हम अभी क्लोरोप्लास्ट यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इस सेल के मतलब रियल ऑर्गेनल नहीं है। ये बाहर से एक तरीके से एनवायरनमेंट से इसने
इनको अपने साथ एसोसिएट किया है, अपने साथ बनाया है, और अब हमेशा इसको अपने साथ बना के रखती है ना। यानी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने आप में एक तरीके से क्या है, यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं जो एक तरीके से सिम्बायोटिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। अब एक तरीके से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे इनकी एबिलिटीज में और भी डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन और चेंज हुए, जिसकी वजह से इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ गई हैं, और कुछ ऐसी अननेसेसरी एक तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गई है, लॉस हो गई हैं, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत एक तरीके से न्यूक्लियस जो है, जो मेन यूकैरियोटिक सेल है, उसके ऊपर ये क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं, और हम ये क्यों बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने आप में बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है, और ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिम्बायोटिकली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको बैक्टीरियाज के जैसे देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार की प्रॉपर्टी, जिस प्रकार की नेचर आपको बैक्टीरियाज के अंदर देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार की सेम नेचर आपको इनकी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लक्षण, बैक्टीरिया के लक्षण हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा कि बैक्टीरियाज के अंदर आपको 70s राइबोसोम देखने को मिलते हैं। जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल हमने डिस्कस की, तो बैक्टीरियाज के अंदर आपको एक ही मेम्ब्रेन लेस, एक ही सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है, मेम्ब्रेन लेस जो होता है राइबोसोम, और वो होता है 70s टाइप का। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिल रहा है। यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपको 70s टाइप के राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के बैक्टीरिया में है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अभी हमने डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से इनके ये जो दो फीचर हैं, ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के समान हैं। और बैक्टीरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में आपको बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है। बैक्टीरिया अपना नंबर बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें भी आपको बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन के थ्रू ये भी अपना नंबर एक तरीके से, जब सेल डिवाइड करते हैं तो अपना नंबर एक तरीके से ये इंक्रीज करते हैं, और सेल के साथ में एक तरीके से एक एक ऑर्गेनल एक तरीके से चला जाता है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सिमिलरिटीज हमने देखी है बैक्टीरियाज के बीच में और इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स के बीच में। तो इन सिमिलरिटीज के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बैक्टीरियाज थे, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, खुद को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन्होंने यूकैरियोटिक सेल के साथ में क्या कर लिया है, अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन्होंने बना लिया है। अब एक टर्म हम फ्रीक्वेंटली हम यूज कर रहे थे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके अर्ध स्वायत्त अंगक है ना। एक टर्म हम यूज कर रहे थे अर्ध स्वायत्त अंगक। ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, इनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हम क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे भी रीजन यही है कि इनमें ये ऐसे दो सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद का आनुवंशिक पदार्थ है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, इनके पास खुद के राइबोसोम है। तो ये अपने लिए कुछ प्रोटीन बनाने में क्या है, सक्षम है। यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए कुछ प्रोटीन बना सकता है, अपने लिए कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम है। क्यों है सक्षम, क्योंकि इनके पास खुद का
आनुवांशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इनके पास आपको 70s राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से ये कुछ अपनी आवश्यकता के लिए प्रोटीन खुद बनाने में क्या है, सक्षम है। इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हम कंसिडर कर रहे हैं। अपने लिए सभी प्रकार के जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है ये नहीं बना सकते हैं। कुछ प्रोटीन के लिए, कुछ कंपोनेंट्स के लिए इनको हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट इनको रहना पड़ता है। लेकिन अपनी आवश्यकता की कुछ चीज़ें ये एक तरीके से खुद बनाने में कैपेबल हैं। इसलिए इन सेल ऑर्गेनल्स को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हम कंसिडर करते हैं। और इनमें आपको डबल मेम्ब्रेनस एक तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो एक तरीके से ये सेल के अंदर इनगल्फ हुए तो एक तरीके से सेल के अंदर इनकी खुद की एक तरीके से एक कवरिंग थी और एक इनके ऊपर सेल ने एक तरीके से चढ़ा दी एक तरीके से, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इनकी डबल लेड स्ट्रक्चर आपको इसके देखने को मिल रही है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम इसको थोड़ा कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल की क्या है, वाइफ है ना। वाइफ है, कैसे समझ रहे हो बेटा जी? क्योंकि जो नई नई एक तरीके से जो वाइफ होती हैं, नई एक तरीके से शादी होती है तो उस समय जो दुल्हन होती हैं वो घूंघट करके एक तरीके से घर में रहती है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक तरीके से आपको प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिल रही है और नई है, तो जाहिर सी बात है ये क्या करती हैं, घूंघट करके रखती है। दूसरे सेल ऑर्गेनल्स क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल के ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे ये बाहर से आई हैं तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर एक और कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल की क्या है, वाइफ है। अब जब हम बात करते हैं आपके सामने एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में आपको सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलता है। और जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो सेल ऑर्गेनल आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जंतु कोशिका है उसके अंदर हमको सिर्फ एक ही पत्नी हमको देखने को मिल रही है, वाइफ हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं पादप कोशिका की, तो उसमें हमको दो वाइफ हमको देखने को मिल रही है। यानी जंतु कोशिका से पादप कोशिका एडवांस्ड है। किस फॉर्म में एडवांस है बेटा जी? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खाना बनाता है ना, तो वाइफ भी क्या करती है, खाना बनाती है। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, खाना बनाएगा। लेकिन प्लांट सेल की जब हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में खाना बनाने की क्षमता है, एक वाइफ उसके पास ये है और एक खाना कमा के भी लाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो खाना कमा के लाती है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको बनाता है और फिर एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल उसको यूज करती है ना। तो प्लांट सेल के अंदर आपको दो सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहे हैं और एनिमल सेल के अंदर आपको सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। और ये जो हम नोट्स आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं इनको आप अपने तरीके से हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर करें और नोट्स आप रिवाइज करते रहें। डेफिनेटली एक तरीके से यही वो सेगमेंट्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।